हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ प्रमोद में। और दोस्तों आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 115 का। दोस्तों आज हमारा सेट जो स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है 5/9/2022 और थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर जो पेपर हुआ था उसी का सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है तो आप देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आता है वॉल्यूम 2 उसी से हमने सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हम सभी लोग तैयार हैं, अब शुरू किया जाए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है लेकिन बीच बीच में आप लोगों से बातें करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं इस प्रकार से। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को दोस्तों लगाने का प्रयास करिए, है ना। सभी लोग सवाल को पढ़िए और सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी लोग देख पा रहे हैं अभी तक, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और क्या पूछा गया है तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों कि सुजाता 9 सेब और 8 आम 276 रुपये में खरीदती है। भाई सुजाता यहाँ पर है, सुजाता जो है यहाँ पर क्या करती है तो 9 सेब और 8 आम खरीदती है। मानते हैं सर एक सेब का दाम अगर ₹1 है, एप्पल से सेब होता है तो इसको हम ए मान ले रहे हैं, तो 9 सेब का दाम क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 9A हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 8 आम का दाम तो 8 8 मैंगो, इसका टोटल दाम कितना है तो सर यहाँ पर 276 रुपये है। बड़े ध्यान से और आराम से समझेंगे, कोई धांधली नहीं है, ठीक है। आगे इसमें ये समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। समीकरण नंबर यहाँ पर पहला हो गया। आगे बोला गया है कि जब एक सेब के मूल्य में 10% की कमी होती है, मेरे भाई यहाँ पर आप लोग कहेंगे 10% की कमी, तो सर एक सेब का दाम तो ₹1 है, एक सेब का दाम ₹1 है, इसमें 10% की कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये 90% पर बेचा जाएगा, तो 90/100 हो जाएगा यहाँ पर। और कितने यहाँ पर सेब खरीदे जा रहे हैं तो यहाँ पर बोला गया कि 5 सेब और 10 आम खरीदे गए। भाई 5 सेब खरीदे गए हैं, लेकिन एक कंडीशन में बोला गया कि आम का मूल्य समान रहता है जो पहले मूल्य था, यानी आम का दाम वही ₹m माना गया है तो m ही रहेगा। तो कितने आम खरीदे जा रहे हैं सर 10 आम, तो 10m यहाँ पर हो जाएगा, 10m यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 10m यहाँ हो जाएगा। टोटल कितना पैसा खर्च होता है 210 होता है, 210 हो जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पर काट पीट कर इसको आप लोग छोटा कर सकते हैं जो भी कटने वाला है। जैसे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में यहाँ 10 कट जाएगा, तो 2 का गुना यहाँ पर कर देंगे 10 में, तो हो जाएगा 9A प्लस का 10 दूना 20 m बराबर यहाँ से 21 का गुना 2 में हो जाएगा तो 21 दूना 42 यानी 420 हो जाएगा यहाँ पर 420। इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 को 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिए नीचे का जो चिन्ह होता है दोस्तों वह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो सारा का सारा माइनस होएगा। समीकरण नंबर 1 ये है तो 9A प्लस है, 9A माइनस कट जाएगा यहाँ से। 20m में से 8m घटाएंगे तो 12 8 20 माइनस का 12m होगा यहाँ पर, माइनस का 12m और बराबर यहाँ से 420 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 6 गया तो बचेगा यहाँ पर 4 और 11 में से 7 गया तो बचेगा यहाँ पर 4 और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, ठीक है। 1 यानी माइनस का 144 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 12 बढ़िया में 144। यम का मान यहाँ पर क्या आ गया सर, यम का मान यहाँ से 12 आ जाएगा, यम का मान यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ए का मान निकाल लेना है। ए का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में यम का मान रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9A प्लस 8 गुना 12 तो 12/96 हो जाएगा यहाँ पर और बराबर यहाँ से 276 तो 9A बराबर हो जाएगा सर यहाँ पर 96 घट जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा 0 और 17 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पर 8 और यहाँ से 1, तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 20 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर 20 आ गया। क्या पूछा गया है आपसे, 4 सेब और 3 आम का मूल्य पूछा गया है। 4 सेब, एक सेब का मूल्य क्या है भाई, एक सेब का मूल्य यहाँ पर क्या है तो ₹20 है, तो यहाँ पर 20 से गुना हो जाएगा
ये 4 सेब का दाम आ गया। और 3 आम, एक आम का दाम कितना है, तो एक आम का दाम यहाँ पर कितना है, 12 रुपये है। तो 12 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 यानी 80 यहाँ से, 12 3 36 यहाँ से, 36 और 80 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। तो 116 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी लोग जरा बता देंगे क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया है। थोड़ा दोस्तों हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर समय लिया है, बाकी जब आप करेंगे तो समय कम लगेगा। प्रैक्टिस अगर आप बना लेंगे तो समय इसमें कम लगेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, ऐसे ही लगेगा, इसका कोई और तोड़ नहीं है। या तो छोड़िए या तो इसको हल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, तो इसको आप लोग लगाएंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप लोग लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है सर, यहाँ पर इस सवाल में बोला गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। अब इसका मूल बताना है तो गौर से समझेंगे, मूल कैसे निकाला जाता है इस बात को समझते हैं। भाई यहाँ पर सवाल क्या दे रखा है, तो x का स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 3 दिया गया है बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुना आप x स्क्वायर के गुणांक में कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 है, 3 का गुना 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा। अब इस 4 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ दीजिए, इस 3 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ दीजिए, इस 3 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए, 2 भागों में तोड़ दीजिए कि गुना कर दें तो 3 आ जाए, लेकिन जोड़ दे तो माइनस का 4 आ जाए। तो सर आप कहेंगे माइनस का 1 और माइनस का 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जोड़ेंगे तो -1 माइनस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 भी हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है, बताइए पहले आप लोग यहाँ पर बताइए, कोई इसमें डाउट है आप लोगों को, थम्स अप करिए जल्दी से। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब अगला कंडीशन क्या है, इसका जो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसी से यहाँ पर भाग कर देना होता है, तो भाग कर दीजिए सब में 1 से, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। और इसके बाद अगला कंडीशन क्या करना है आपको, अगला टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर अगला कंडीशन है कि यहाँ पर आपको इस चिन्ह को बदल देना है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस हैगा तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 3, तो इसके 2 गुणनखंड यानी इसके जो 2 मूल आएंगे वह 1 और 3 आएगा प्लस में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोल दीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत है इसमें बोलिए सर, क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में, आगे चला जाए, अरे बोलिए सर आगे चला जाए, बोलिए आगे चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर से दोबारा रिपीट करिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आ गया प्रश्न नंबर 3। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। 14 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। गौर से समझेंगे दोस्तों, पाई का मान यहाँ पर 22/7 का प्रयोग करना है। अगर ऑप्शन 11 से कटेगा, जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही इसका आंसर है। लेकिन आप देख रहे हैं सर यहाँ पर 4 के चारों ही विकल्प ऐसे हैं जो 11 से कट रहे हैं, तो 11 से आप भाग देकर आप नहीं बता सकते कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। अब हल कैसे करते हैं सर, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो सर आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। पाई का मान क्या रखना है यहाँ पर 22/7 लेना है, तो 22/7 यहाँ से हो गया। आर का मान त्रिज्या क्या हो जाएगा सर 14 सेंटीमीटर व्यास से त्रिज्या यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 यहाँ से हो जाएगा, इंटू एच क्या है तो सर 5 सेंटीमीटर है, 5 से यहाँ पर गुना कर दिया जाएगा, तो 7 से कैंसिल और यहाँ से क्या हो जाएगा 22 5 110 गुना 7 करेंगे तो 770। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बना पाएंगे आप लोग। चलिए इस सवाल को करके बताएंगे जल्दी से, इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग जल्दी से बता देंगे क्या होगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना है। अब यहाँ पर सवाल इस प्रकार से दिया गया, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8/125 दिया गया है, 8 बटे क्या है 125 पर घात यहाँ पर दोस्तों 2/3 दिया गया है, इंटू 27/64 है, 27 बटे यहाँ पर 64 है
और इस पे घात जो है सर यहाँ पर माइनस का 2/3 है, यहाँ पर माइनस मिस्टेक हो गया है, माइनस, लेकिन इसके बाद भागा और 5/4, 5/4 पर घात माइनस का यहाँ पर क्या है सर 2 है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो क्या करना है इसमें, यहाँ पर समझेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 2/5, 2/5 पर घात 3 लिख सकते हैं, बोलिए। और पहले से ही यहाँ पर 2/3 घात है, इसका गुना कर देंगे, गुना हो जाता है, यहाँ पर गुना हो जाता है। कभी भी याद रखिएगा, अगर x पर घात 2 है और इस पर घात अगर 3 है तो ये होता है क्या, x पर घात 2 गुना 3, 2 गुना 3। लेकिन अगर इस प्रकार से है, x पर घात 2 है और इस पर घात 2 है, 3 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पर घात 3, 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, x पर घात 8 है। इन दोनों में अंतर है, अगर कोष्टक के बाद लगा हुआ है घात तो गुना, कोष्टक घात के ऊपर घात है तो उसका पावर करते चले जाते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे यहाँ पर समझेंगे। इनटू यहाँ पर क्या है, ये 27/64 है तो इसको लिख सकते हैं 3/4, 3/4 पर घात कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर माइनस का 2/3 होगा। ठीक है, भागा और ये हो जाएगा 5 बट्टे यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 4 है, तो इसको जब इनवर्स करेंगे, बदलेंगे, भाई यहाँ पर माइनस है तो ये 1/5/4 पर घात प्लस का 2 होगा तो बदलेगा, तो 4 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/5 पर घात प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2/5, 2/5 हो जाएगा, इंटू 2/5 पर कितने घात हैं, तो 2/5 पर घात यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप इसको 2 बार लिखेंगे, 2/5, 2/5। ठीक है, इंटू यहाँ पर 3/4 पर घात माइनस का 2 है, इसको जब प्लस में लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 पर घात 2, तो यहाँ पर 4/3 को 2 बार लिखेंगे, 4/3 गुना 4/3। यहाँ भी भाग से जब माइनस में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 कितने बार, 2 बार, 2 बार है तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, 5/4। क्लियर, बोलिए सर कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 4 नीचे है, 2 4 ऊपर कैंसिल, 2 5 ऊपर है, 2 5 नीचे कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 3 9, यानी 4/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 4/9 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए समझ में आ गया है, अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। सवाल में बोला गया कि रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत होगी। बचत क्या होगा दोस्तों, समझेंगे ध्यान से। देखिए भाई, यहाँ पर 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। आप जानते हैं सर आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, यही होता है। खर्चा प्लस क्या होता है, बचत होता है। क्लियर है, खर्चा प्लस बचत होता है। तो यहाँ पर आय क्या है, 8 अनुपात है। आय जो है 8 अनुपात है, वो अपनी आय से 12.5% क्या करता है, बचत करता है। भाई 8 है उसकी आय है तो बचत कितना करता है, 1, तो इसका मतलब खर्चा कितना करता होगा, 7 करता होगा। ठीक है, उसकी आय वास्तव में है कितना, 45,000 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप निकाल देंगे 45,000 का, 45,000 का यहाँ पर उस ये जो 45,000 है सर, 45,000 जो है यह 8 अनुपात का मान है, यह 8 अनुपात का मान हो जाएगा। क्लियर है, 45,000 8 अनुपात का मान होगा, है ना, बोलिए होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40, यानी 56 25 यहाँ पर 1 अनुपात का मान हो जाएगा। यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, बचत के बारे में। तो इसकी जो बचत है सर क्या है, 56 25 है, 56 25 है। ठीक है, बचत क्या है, 56 25 है। और यदि इसमें बोला गया कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, 18% की वृद्धि होती है और व्यय में
20% की कमी होती है। चलिए यहाँ पर काम करते हैं। चलिए दोस्तों, आय में क्या होती है? 18% की वृद्धि। भाई यहाँ पर क्या है? 45,000 इसकी क्या है? आय है। अब इसमें 18% की वृद्धि कर देंगे तो 18% वृद्धि करेंगे तो 18 कितना वृद्धि होगा? यहाँ पर वृद्धि कितना हो जाएगा? तो 0, 18 5 90 के 0 हासिल का 9 और 18 चौ 72, 72 9 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 81, यानी 8100 का यहाँ पर वृद्धि होगा। 4500 प्लस 81, यहाँ पर 45,000 प्लस 81। तो अब इसका जो आय होगा कितना हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 और 0 यहाँ पर, यहाँ से 1, 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 4 1 5 हो जाएगा, यानी 53,100 यहाँ पर इसकी अब आय हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी आय हो जाएगी ये। ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, उसके व्यय में क्या हो रहा है? 20% की यहाँ पर वृद्धि। अच्छा, व्यय कितना है भाई? खर्चा कितना है? अच्छा, 1 अनुपात का मान अगर इतना है तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? अगर 1 अनुपात का मान है, अगर 1 अनुपात का मान ये है तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? तो 7 5 35 के 5 हासिल का 3 और 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल का 1, 7 6 42, 1 43 के 3 हासिल का 4, 7 5 35, 35 4 39, 39,375 यहाँ पर आ जाएगा 7 अनुपात का मान। अब यहाँ पर बोला है, ये हो गया आपका खर्चा। पहले खर्चा यह होता था, ठीक है, पहले खर्चा ये होता था और इसमें बोला कि 20% की वृद्धि कर देते हैं भाई। 39,375 का 20% निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? देखिए, इसको काटेंगे 2 से, 2 5 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 से काटेंगे यहाँ पर, 5 7 35, 4 5 8 40, 3 5 7 35, 2 5 5 25, यानी 7875 यहाँ पर वृद्धि होगा। 7875 यहाँ पर वृद्धि होगा। तो वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जा रहा है? देखिए, 0 और यहाँ 7 7 14 15 के 5 हासिल का 1, 8 4 12 के 2 हासिल का 1 और 9 7 16 1 17 हासिल का 1 और 3 1 4, इतना हो जा रहा है। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, वृद्धि, आय में वृद्धि हुआ तो कितना आएगा? हो गया इसका 53,100। खर्चा में वृद्धि, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है? अच्छा, वृद्धि हुआ, ठीक है, दोनों वृद्धि है। खर्चा में इतना वृद्धि हुआ, अब कितना वो बचा पा रहा है? बचत कितना कर पा रहा है? घटा दीजिए यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 में से 5 गया तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 11 यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा। यानी अब जो उसकी आय है, बचत है, वह कितना हो पा रहा है? 5850। पहले कितना होता था? तो 5625। तो कितना का यहाँ पर कमी हुआ कि वृद्धि? वृद्धि हुआ है, यानी कमी वाले 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। कितना का वृद्धि हुआ? 5, 12 में से 5 गया तो 7 और 15, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 10 यहाँ से घटाएंगे ना, यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 6 गया तो 2, यानी 225 रुपये का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। क्लियर? बोलिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा दोस्तों समय लिए हैं, लेकिन हमारा मकसद था आप लोगों को समझाना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर थोड़ा फास्ट चलिए। तो मेरे दोस्तों, फास्ट चलने से और न चलने से, मेरे फास्ट चलने और न चलने से अब कुछ नहीं होने वाला है। आपको फास्ट चलना है, आप चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चीज़ों को समझिए और प्रैक्टिस करिए, फास्ट बनिए। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया कि 6वां क्वेश्चन है इसमें, 0.987 यानी 8 7 पे 12 है, माइनस यहाँ पर 0.756 5 6 पे 12 है। इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पी और क्यू क्या है? ये पूर्णांक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी क्यू का मान जो है 0 नहीं है। तो यहाँ पर सवाल इस प्रकार से दिया गया है, 0.987, 8 7 पे 12 माइनस 7 5 6
5 6 पर 12 है। इसको हल करना है दोस्तों। तो हल कैसे करते हैं भाई, देखिए यहाँ पर 987 लिखा है तो इसको 987 लिखिए। जिस पे बार नहीं होता है ना उसको घटा देते हैं, तो 9 को घटा देंगे, बटे क्या करते हैं, जितनी संख्याओं पर जितने अंकों पर बार होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, तो 2 अंकों पर बार है दोनों। जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतने 0 लिखते हैं, तो 1 अंक पर बार नहीं है 1 0 कर देंगे माइनस। उसी प्रकार यहाँ से 756 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे, जितने अंकों पर बार है उतना नीचे 9, 2 ठी 9 1 ठी 0, जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतना 0। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ठीक है, बटे 990 माइनस यहाँ से 16 में से 7 गया तो 9 4 7 बटे 990। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 18 में से 9 गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से दोस्तों 9 में से 7 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा बटे 990। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, कभी भी दो भिन्न को आप जोड़ते या घटाते हैं तो नीचे का अगर हर जो है दोस्तों समान होता है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, डायरेक्ट घट जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 229 बटे 990, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाइए इसको। चार दुकानें 1 2 3 और 4, एक दुकान का अंकित मूल्य समान है, सॉरी एक कुकर का अंकित मूल्य समान है, माफ कीजिएगा, कुकर का अंकित मूल्य क्या है समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान एक जो पहला दुकान है 20% और 15% का क्रमिक छूट देता है। तो गौर से समझेंगे भाई, 20% और 15 पहले दुकान के लिए क्या है इसका छूट, पहले दुकान के लिए कितना छूट है। अच्छा सवाल को पहले पूरा पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहना चाहता है। 20 और 15% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। दुकान 2 18 और 17% क्रमिक छूट प्रदान करता है। दुकान 3 15 और 10% छूट क्रमिक प्रदान करता है। दुकान 4 15 और 5% की छूट क्रमागत छूट प्रदान करती है। तो कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है। भाई सबसे कम मूल्य पर कौन बेचेगी, जो ज़्यादा छूट देगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किसका छूट ज़्यादा है, किस दुकान का छूट ज़्यादा है। तो पहला दुकान के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 और 15, तो इसका सक्सेसिव निकाल देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस का 15 माइनस का 20 गुना 15, ये सक्सेसिव ऐसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 5 5 3 15, तो यहाँ पर 20 और 15 35 में से आप घटा देंगे 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35 में से 3 गया तो 32 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 32% का छूट दिया जा रहा है पहले दुकान से। दूसरे दुकान से कितना छूट मिल रहा है यहाँ पर, तो दूसरे दुकान पर यहाँ पर 18 और 17, तो 18 प्लस 17 और माइनस 18 गुना 17, 18 गुना 17 बटे 100, इतना छूट यहाँ से मिल रहा है। तो 18 और 17 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 7 15, ये 5 हासिल का 1, यहाँ पर 35 हो जाएगा, माइनस घटाना क्या होगा यहाँ पर घटाना क्या होगा भाई 18 और 17 का जब गुणा करेंगे तो देखिए 18 17 का गुणा करेंगे तो 18 17 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा भाई 18 का गुना इसमें 17 में करना है। तो 7 8 56 के 6 हासिल का 5 और 7 8 7 15 15 5 20 की 0 हासिल का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, यानी हो जाएगा 3.06, 3 यहाँ पर 06 होगा, क्योंकि 100 से भाग भी करेंगे 2 स्थान दशमलव जाएगा तो 3.06 होगा। तो घटाएंगे यहाँ पर 3.06 घटाना है, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ से, जब घटाएंगे यहाँ पर तो 35 में से आप दोस्तों 4 घटा देंगे तो 31 बचेगा, 31 अब 06 घटाना थे आपने इसमें 94 ज़्यादा घटा दिया, 0.94 ज़्यादा घटा दिया, तो इसमें 0.94 यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना % का छूट दूसरे दुकान से मिलता है। तीसरे दुकान की बात करते हैं तो तीसरे दुकान से छूट कितना मिल रहा है यहाँ पर,
तो तीसरा दुकान जो है यहाँ पर छूट देता है 25 और 10% का, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे 25 प्लस का 10 माइनस 25 गुना 10/100। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 और 10 यहाँ पर 35 माइनस यहाँ पर 2.5, यहाँ पर आप घटा दीजिए 3, तो 32 बचेगा। यहाँ से 32.5 यहाँ पर छूट मिल रहा है। चौथे दुकान की बात किया जाए तो चौथे दुकान से कितना छूट मिल रहा है, 15 और 5। तो यहाँ पर जब 15 5 का सक्सेसिव लगाएंगे तो ओवरऑल यहाँ पर छूट जो आएगा 31.3625 आएगा, 3625%। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है, तो यहाँ पर 32.5 का छूट मिल रहा है दुकान नंबर 3 से। तो तीसरा दुकान से ज़्यादा छूट मिल रहा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से सक्सेसिव लगाकर आप पता करेंगे कि किस दुकान से ज़्यादा छूट मिल रहा है। अगला प्रश्न है, बनाइए इसको। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में क्या करना है, 8वें नंबर प्रश्न में, इसमें आपको यक्स का मान अपने तरफ से कुछ मान लेना है। तो यक्स का मान अपने तरफ से 2 मानिए। यहाँ पर यक्स का मान क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, यक्स का मान आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे। 1 नहीं लेना है, कारण है क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं तो यक्स का मान 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 जब आ जाएगा हर में तो अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और यहाँ पर सभी का मान 1 रखने पर अनंत आ रहा है, इसीलिए 1 नहीं 2 रख के चेक कर लेंगे। तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 5 20, 20 में से 3 गया तो 17, तो यहाँ पर माइनस का 17 बचेगा, माइनस का 17 बटे में यहाँ पर 2 का क्यूब 8 में से 1 गया तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7। यहाँ पर आइए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/1 तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस यहाँ से 5 दूनी 10 4 14 और 2 दूनी 4 2 6 1 7 बटे 7 करेंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2 आ जा रहा है, माइनस का 2, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 17/7 होगा, माइनस यहाँ पर 3, 7 त्रिक 21, 21 में से 17 घटाएंगे तो 17 4 21 होता है, यहाँ पर माइनस का 4 बटे में 7 आएगा। अब कौन सा विकल्प पर 2 रखने पर यक्स का मान वो माइनस का 4/7 दे रहा है, यही आपको चेक करना है। तो लास्ट से चेक कर लीजिए, डी वाले से। यहाँ पर रखेंगे यक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर बटे यक्स का मान 2 रखेंगे तो 8, माइनस का 8 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 7, यानी माइनस का 4/7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यक्स का मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपके सामने, लगाइए। इस सवाल में बोला जा रहा है दोस्तों कि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से और समान अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा, बताइए कितना होगा दोस्तों। तो गौर से समझेंगे, अगर यहाँ पर दोस्तों ब्याज जो है वह 15% वार्षिक है, लेकिन लगता क्या है, 8 मासिक लगता है। तो 2 वर्ष में कितने बार यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा, तो 2 वर्ष यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये है 15% जो है वार्षिक है, इसको 8 महीने में बदलेंगे तो यहाँ पर 12 और 8 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी हर एक 8 महीने पर 10% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, मिश्रधन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, मिश्रधन निकाल लेंगे। ठीक है, मिश्रधन यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है, मूलधन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे भाई, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10, यानी मूलधन यहाँ पर 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11। कितने वर्ष की बात है सर, यहाँ पर
2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष में कितने 8 महीने आएंगे, तो 8 तिरिक 24 3 आएगा, तो इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, 1000 ये हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11, और इसका मान कितना दे रखा है, तो 98 4 94, ठीक है। तो 11 से काटेंगे तो 11 11 88 हो जाएगा, 8 वर्ग में जाएगा, 10 बचेगा, 11 9 99 99 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 5 55, 4 बचेगा, 11 44। अभी भी इससे काटेंगे तो 11 88, 11 कम 11 11 44, इससे काटेंगे तो 11 7 77 77, 4 बचेगा, 11 44। तो एक अनुपात का मान यहाँ पर 74 आ रहा है, तो 1000 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 74,000, ठीक है। यानी 74,000 इसका क्या है, मूलधन है। अब ये मूलधन 74,000 है, वही रेट वही समान दर से और वही समय के लिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, मिश्रधन बताना है, वार्षिक रूप से जब ब्याज लगता हो। तो यहाँ पर दोस्तों मिश्रधन बताना है, तो 8 यहाँ पर क्या है 15% के हिसाब से 2 वर्ष का मिश्रधन आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 115 गुना 115, ठीक है, बटे 100 यहाँ पर करना है। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल। अब यहाँ पर काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 से काटेंगे 5 बार में कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी यहाँ पर 23 आ रहा है दोस्तों। इसका गुना करना पड़ेगा, इसका क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। देखिए 7 5 35, 5 तिया 15, इकाई का अंक तो यहाँ पर 5 आएगा, ये 8 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 8 वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही नहीं होगा। तो इसका गुना करके बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करके बताइए। 37 गुना 115 गुना 23 का गुना करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पर दोस्तों 23 का पहाड़ा जानते हैं, तो 23 से भाग देकर चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन 23 से कट गया वही इसका आंसर सही है। 37 से जो ऑप्शन कट गया वही इसका आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक लगाइए। रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु के 3 गुना है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या से की आयु की 2 गुनी है। अब से 2 वर्ष बाद उनकी तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है। रजनी की वर्तमान आयु बताइए। भाई यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन हैं, तो एक तो रजनी है, ठीक है, और रजनी के पिता हैं और इसकी कौन है, सिस्टर यानी बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला रजनी की वर्तमान आयु बताए। रजनी की वर्तमान आयु कुछ भी ले लेते हैं, हम मान लेते हैं रजनी की जो वर्तमान आयु है वह 8 वर्ष है, ठीक है। रजनी की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, 8 वर्ष है। अब इसमें बोला गया कि रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु का 3 गुना, तो 8 3 24 हो जाएगा, और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु से 2 गुनी है, यानी ये क्या हो जाएगा 4, तभी ना इसका 2 गुना हो जाएगा रजनी। सबका योग क्या होना चाहिए 60 वर्ष, जोड़िए 4 4 8 8 16, यहाँ से 60 नहीं बनाएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं 12। अगर ये 12 है तो इसका पिता 3 गुना होगा, तो 12 3 36 यहाँ से, और इसकी जो बहन है लावण्या यह जो है रजनी लावण्या से रजनी 2 गुना है, तो यहाँ पर लावण्या क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 12 2 14 होगा, ठीक है। यहाँ से भी 60 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम किसको ले लें, 13 को ले लें, बोलिए ऑप्शन यहाँ पर किसको ले लें, 13 को ले लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसको लेकर बी वाले को। यहाँ पर अगर 12 वर्ष लेते हैं रजनी की आयु, रजनी की वर्तमान आयु क्या है 12 वर्ष, रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु का 3 गुनी है, तो भाई उसके 12 3 36 हो जाएगा, यहाँ पर पिता की आयु क्या हो जाएगा 36 वर्ष, और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है, उसकी बहन लावण्या, यहाँ पर इसको यल ही ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी बहन है जो लावण्या, इसकी 2 गुनी है,
तो अगर यह 6 होगी तो क्या हो जाएगी 12, बोलिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि अब से 2 वर्ष बाद उसके तीनों की आयु। अच्छा 2 वर्ष बाद बोला गया है, तो 2 वर्ष बाद ये भी जुटेगा 2, ये भी 2 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 2 वर्ष बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 2 14, यहाँ से 36 2 38 और यहाँ से 6 2 8। तो देखिए 8 8 16 4 20 की 0 हासिल का 2 3 1 4 2 6, यहाँ से 60 वर्ष आ रहा है अब से 2 वर्ष बाद तीनों का युग। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों 12 वर्ष ही सही होगा। ठीक है, 12 वर्ष ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बनाइए इसको, इस सवाल को लगाइए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान ले लेंगे अपने तरफ से, यहाँ पर आप थीटा का मान ले लेंगे अपने तरफ से 30 अंश ले लीजिए। थीटा का मान अगर 30 अंश लेते हैं तो क्या होगा, या फिर दोस्तों आप इसको थीटा का मान नहीं लेते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। जरा आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर करना क्या है बता देते हैं। यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ठीक है, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। बस यहाँ पर दोस्तों ऐसे मान रख के आपको हल कर देना है और बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगर आप नहीं लगा पाते हैं, नहीं बना पाते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगला जो सेट होगा उसमें मैं इसको ले लूँगा इस सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लगाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों। देखिए द्विघात समीकरण x 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 उभयनिष्ठ मूल क्या होंगे। भाई यहाँ पर दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं, तो सबसे पहले दोनों द्विघात समीकरण से यहाँ निकाल लेंगे इसके मूल कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहला द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0, और एक द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे। देखिए 3 का गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इस 6 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे, ये माइनस का 6 आएगा, इसको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ा जाएगा कि इनको अगर जोड़ दें तो माइनस का 5 आ जाए, गुना कर दें तो माइनस का 6 आ जाए। तो 6 एक कम 6 कर दें, यानी प्लस का 1 माइनस का 6 कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, गुना करेंगे तो 6 एक कम 6 माइनस का 6 आएगा, और जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों तो माइनस का 5 भी आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 3 भी कुछ लोग कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं। तो गुना करेंगे तो माइनस का यहाँ पर दोस्तों 6 नहीं प्लस का 6 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा करेंगे, लेकिन गुना करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, इसलिए यह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी से यहाँ पर भाग कर देना है, तो भाग कर दीजिए भाई यहाँ पर, और चिन्ह को बदल देना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ से एक मूल तो इसका 1/2 आ गया, 2 3 6, यहाँ से एक मूल तो इसका 3 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी तो 12 का गुना यहाँ पर 12, तो इस 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना कर दें तो माइनस का 12 आ जाए, लेकिन घटा दें तो प्लस का 1 आ जाए, तो 4 3 12। अगर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ अगर चिन्ह माइनस का है तो हमेशा ये वाला जो होता है ना, ये वाला इसको घटाने के बाद ही आता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ से 12 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, प्लस का 1, यहाँ पर -3 कर दें तो 4 3 12 माइनस का 12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे अगर यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का आएगा, क्योंकि घटाएंगे तो ये घटाएंगे अगर
तो हमें प्लस लाना चाहिए। चलिए यहीं पर रखिए, इसको यहीं पर रखेंगे 3 माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3 यहीं पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घटाने के बाद हमें प्लस 1 चाहिए, तो ये प्लस का 4 रहेगा, तभी प्लस का 1 आ पाएगा। इसके बाद यहाँ जो गुणांक होता है इसी से भाग करना है। यहाँ पर गुणांक 1 है तो 1 से भाग करेंगे सभी में, और चिन्ह को बदलते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 4 और 3 इसके 2 मूल आ गए। लेकिन कामन मूल पूछा गया है, उभयनिष्ठ माने होता है कामन, दोनों में क्या कामन है, तो सर यहाँ पर 3 कामन, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसका जो उभयनिष्ठ मूल होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, लगाइए इसको। देखिए भाई, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC BC समांतर है AD और AC बराबर है CD के। यदि कोण ABC 98 डिग्री है और कोण BAC 32 डिग्री है, तो कोण ACD का माप ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ समलंब चतुर्भुज है यहाँ पर। अब यहाँ से बोला गया है, इधर A है, अगर मानते हैं यह A है, यह B है, यह C है और ये D है। तो यहाँ पर बोला गया है कि B और C, A और D समांतर हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समांतर ही हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया कि AC बराबर CD के, AC जो है CD के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पर एक इस प्रकार से विकर्ण खींचा जाएगा, खींच ली। तो ये तो AC हो गया, AC जो है AC किसके बराबर है, CD के इसके बराबर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पर बोला गया कि कोण ABC बराबर 98 है, ABC यानी ये जो कोण दिया गया है यह 98 दिया गया है, ये 98 दिया गया है, ठीक है। और कोण BAC यानी ये जो कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है 32, ये कोण क्या दिया गया है, 32 दिया गया है, ठीक है। तो क्या पूछा गया, ACD का माप बताइए, ACD यानी इस कोण का माप पूछा जा रहा है, ठीक है। इस कोण का माप यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर यह एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पर 32 और 98 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 10 जो हासिल 1 9 3 12 1 13 यानी 130 अंश हो गया यहाँ पर। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, तो 50 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 50 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर दोस्तों गौर से समझेंगे, ये जो है यहाँ पर समांतर, यहाँ पर क्या है, इस समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा हैं। जब समांतर रेखा कोई त्रिज्यीय रेखा काटती है तो उसके अंतः कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर, अंतर एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर गौर से समझेंगे, ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर 50 है तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी 50 डिग्री का कोण ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा, ये दो जो भुजाएं हैं ये क्या हैं, ये बराबर हैं, इसके बराबर 50 होगा तो इसके बराबर भी, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ भी 50 डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा। अगर ये 50 ये भी 50 है तो तीनों का कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न इसको लगाइए। यहाँ पर आपको सन्निकट मान बताना है। यहाँ से सन्निकट मान बताने का मतलब देखिए, इसको लिख सकते हैं कैसे, इस प्रकार से। यहाँ 2.34 है, 2.34 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 2.34 है तो इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2, लगभग ये क्या है 2 है, प्लस यहाँ पर 6 और माइनस यहाँ से 4 और भागा 2 प्लस का 2 और इंटू यहाँ से 4। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया है, 6 2 8 माइनस का 2 प्लस का 8, 8 8 16 में से 2 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 14। तो इसका उत्तर क्या होगा? 14। 14 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। इस सवाल में बोला गया है कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। भाई घन का आयतन का फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि घन के आयतन का फार्मूला होता है a का क्यूब। a का क्यूब, भुजा क्या है? a है, तो a का मान क्या है? 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 512 घन सेंटीमीटर, 512 घन सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। इस सवाल में बोला गया कि एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको मैं 2 तरीका से बताऊंगा। इसके सबसे पहले इसका बेसिक जो तरीका है क्या होता है भाई, रेलगाड़ी की चाल तो समान रहेगी, चाहे वह टेलीग्राफ पोस्ट को पार करे या पुल को पार करे, तो आपको चाल बराबर कर देना है। रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर नहीं पता है, हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई क्या है? 300 मीटर है, तो x प्लस 300 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 10 सेकेंड। नहीं, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट और चलिए 1 मिनट दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया गया है? टेलीग्राफ पोस्ट को, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? x। जब पोस्ट को पार करेगी तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगी, तो x बटे कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का, तो ये हो जाएगा स्पीड। और ये किसके बराबर हो जाएगा? जब पुल को पार करेगी, दोनों का ट्रेन तो वही है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर x प्लस पुल की लंबाई जुटेगा। आप जब पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई जुटेगा, तो दूरी हो जाएगा, दूरी बटे समय होता है चाल, तो यहाँ पर 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना 20, 2 से इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x में से 1 x घटाएंगे तो x बराबर 300। ठीक है, ये क्या हो गया? तो यहाँ पर आ गया यह ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई ये आ गया। तो आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी भाई? x बटे 10 यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर तो x बटे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे 10, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया, तो 18 बटे 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, काटेंगे 5 6 30, 18 6 108, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आएगा। अगर इसको आप शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है। यहाँ पर क्या करना भाई, जो यहाँ पर दूरी दिया गया है पुल की 300 बटे दोनों समय का अंतर, तो 30 और 10 का 20 और 10 का अंतर क्या हो जाएगा? 10 गुना 18 बटे 5, 18 बटे 5, इससे कैंसिल, 5 6 30, 18 6 108। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर माध्यिका बतानी है आपको। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका निकालना है। यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा बात को समझेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर माध्यिका निकालना है तो करना क्या है, सबसे पहले नंबर यहाँ पर ये वर्ग है या बारंबारता है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया गया, ये वर्ग दिया गया या बारंबारता दिया गया। आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं,
कैसे निकालेंगे भाई? संचयी बारंबारता यहाँ पर 22 को लिखा जाएगा, 22 प्लस यहाँ पर 22 प्लस 18 को 18 को इसको जोड़ के यहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 3 40, यहाँ पर 40 हो जाएगा। 40 और 25 जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 65, 65 और 15 जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 80, 80 और 20 यहाँ जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 100। ये हो गया इसका संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी n का मान क्या हो जाएगा, यही n का मान है, n का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। माध्यिका वर्ग वाला अगर पूछा गया है, वर्ग इस प्रकार से दिया गया वर्ग अंतराल वाला, इसका माध्यिका निकालना है तो इसका फार्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, n/2। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे आप, इसका फार्मूला पहले नोट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आप लोग खुद लगा के बताएंगे क्या होगा। l प्लस n/2 माइनस CF कुल के बट्टे F हो जाएगा इंटू H होता है। ये होता है माध्यिका निकालने का फार्मूला, जब इस प्रकार से वर्गांतराल में दिया गया हो तब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको L भी चाहिए, N तो निकल गया 100 है, CF चाहिए, H चाहिए और F चाहिए। ये सब कैसे निकलता है बता देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये जो L है दोस्तों, जो L है यह क्या है, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के निचली सीमा होती है। ठीक है, और यहाँ पर CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, और F जो होता है वो वर्ग की बारंबारता होती है, H जो होता है वो वर्ग की लंबाई होती है। ठीक है, अब कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माध्यिका वर्ग पहले पता करते हैं कौन सा माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 n/2 करते हैं, यानी 100/2 कर देंगे, 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। यहाँ पर माध्यिका वर्ग कहाँ होगा, इसका मान क्या आ रहा है 50 आ रहा है। इसका मतलब इससे जो बड़ी और निकटतम वाला वर्ग होगा कौन सा होगा, इससे बड़ी होगा और निकटतम होगा। भाई 50 से बड़ा हो लेकिन निकटतम हो, तो भाई 50 से बड़ा यहाँ पर क्या है, ये 65 है और निकटतम भी यही है। ठीक है, तो इसका जो वर्ग आ जाएगा वो आ जाएगा 200 माइनस 200 से 250, ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग, यह होगा माध्यिका वर्ग। अब यहाँ पर माध्यिका वर्ग L का मान यहाँ पर हो जाएगा 200, L का मान 200। CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसके जस्ट पहले वर्ग क्या है, ये वाला वर्ग है, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 40, यानी CF यहाँ पर आ गया CF। और दोस्तों F क्या हो जाएगा, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या है, यहाँ पर 25 है, तो ये हो जाएगा आपका F। H क्या होता है, H होता है वर्ग की लंबाई। इसकी लंबाई मतलब इन दोनों के बीच का गैप देखना है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है 50 है। चलिए अब यहाँ पर मान रखा जाएगा, तो L का मान क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ L का मान यहाँ से 200 प्लस n/2 करना है तो ये हो जाएगा 50। CF क्या है, तो CF यहाँ पर दोस्तों क्या निकाला गया है भाई, CF क्या है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है यहाँ पर 40 है, तो माइनस यहाँ पर 40 कर देंगे, -40। कुल के बट्टे यहाँ पर क्या है, तो कुल के बट्टे यहाँ पर F है, और F क्या होती है, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, तो हो जाएगा यहाँ पर 25 इंटू H, बीच का गैप कितना है तो 50 का है, 50 से भाग देंगे, 50 दूना 100। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा 200 और प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे 50 में से 40 गया तो 10 दूना 20, यहाँ पर हो जाएगा 20, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से 220 हो जाएगा, 220। तो 220 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस सामान को समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत एकल छूट देनी चाहिए, लगाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पहले निकालिए एकल छूट क्या होगा।
25 और 10 का जो क्रमिक छूट दिया जा रहा है, यहाँ से एकल छूट निकालेंगे तो एकल छूट जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा कितना भाई 25 और 10 35, 35 में से आपको 2.5 घटाना है तो क्या बचेगा यहाँ पर 35 में से 2.5 घटाना है, 3 घटा देंगे यहाँ पर तो 32 बचेगा, 32 3 35 यानी 32.5 होगा। ठीक है, इसका जो एकल छूट आएगा वह कितना आएगा 32.5 आएगा। यहाँ से आप एमपी और सीपी का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर छूट जो दिया जाता है उसको आप क्या करेंगे सीपी में क्या करेंगे सीपी में से घटा देंगे। तो सीपी में से घटाएंगे 32.5 घटाएंगे सीपी, यानी सीपी क्या है 100 है, 100 में से इतना घटाइए तो क्या बचेगा यहाँ पर 67.5 बचेगा। ठीक है, 67.5 बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पर बोला गया कि यदि बस क्या बोला गया है 25% का लाभ अर्जित करता है, लाभ है तो यहाँ पर 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य पता चल जाएगा, तो 125 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 125 यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है ध्यान से समझेंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको अगर 5 से काटते हैं या 25 से काटते हैं तो 25 5 125 और 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, 25 दूना 50 बचेगा 175, 25 7 175। ये इसका फाइनली अनुपात आ जाएगा एमपी और सीपी का। ठीक है, अब आगे बोला गया यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए। भाई अगर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 27 अनुपात है 27, इसमें 30% की वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगा 130% हो जाएगा, यानी 130/100 हो जाएगा। तो उस पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। पहले के समान यहाँ पर लाभ अर्जित करना है, पहले के समान लाभ प्रतिशत पर, यानी पहले कितना परसेंट पे बिकता था यहाँ पर 25% के लाभ पर, तो 125 में यहाँ पर बेचना है, 125% में यहाँ पर क्या करना है बेचना है, 125% इसका निकाल देंगे। ठीक है, यानी इतना में यहाँ पर बेचा जा रहा है। ठीक है भाई, देखिए 0 से 0 कटेगा, 25 5 125 सॉरी 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 5 125 और 5 कटेगा यहाँ पर, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 13 सते 91 हासिल का 9 और 13 दूनी 26, 26 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 और 9 कितना होगा भाई 35 होगा, 35 बटे नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी इतना में यहाँ पर बेचा जा रहा है, या क्या है इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। तो बोला गया है कि उसे कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए। एकल छूट भाई 50 अनुपात यहाँ पर अंकित मूल्य है, बिक रहा है इतना में, तो कितना में इसको छूट दिया जा रहा है। तो देखिए कितना छूट दिया जा रहा है, 50 में से घटा दीजिए, यहाँ पर 50 में से घटा दीजिए कितना 351/8, तो 8 बचे 40 यानी 400, 400 में से 351 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 49/8। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं तो बटे क्या कर देना है यहाँ पर 50 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49/8 गुना सॉरी प्रतिशत में भी बदलना है, यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे यहाँ पर गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 100 से गुना 50 दूनी 100, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसको दोस्तों क्या करिए यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ पर 50 यहाँ पर आ जाएगा, बोलिए आएगा, अगुना 100 करना है। ठीक है, 50 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 100, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बचेगा यहाँ पर 1.10, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 5 20, यानी 12.25 प्रतिशत का यहाँ पर एकल छूट आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा दोस्तों ये कैलकुलेटिव नहीं है, बल्कि थोड़ा समय लिया है मैंने ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर
दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तीनों यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, दो पाइप हैं ए और बी, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए भर सकता है यहाँ पर 21 घंटे में, बी भर सकता है 18 घंटे में। दोनों का लघुत्तम लेंगे, टोटल यहाँ पर टंकी की क्षमता निकल जाएगी। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी, बोलिए। अगर 21 लेते हैं यहाँ पर तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 9 दूनी 18 होता है। इसमें 3 है, 3 की कमी है, 1 थी 2 की कमी है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, यहाँ पर 2 आएगा, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 कम 6 दूनी 12, 126। ठीक है, 126 आएगा यहाँ पर, 126। ठीक है, चलिए अगर आप 21 से भाग करते हैं तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 यानी 6 बार में जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 3 3 9 दूनी 18, यहाँ पर 3, यहाँ 7 बार जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम 126 काम को दोनों को एक साथ कराते हैं तो 7 6 13 की क्षमता से यहाँ पर काम करेंगे तो बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका वास्तव में जो आंसर आना चाहिए वह 126/13 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया था। नीचे जो है सर 39 लिखा था, 39 हर में, यहाँ पर सबके हर में यहाँ पर 39 लिखा गया था। तो आप भी 39 अगर बनाएंगे तो इसको आप क्या करिए, 39 बना दीजिए। 39 बनाने के लिए 13 39 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये इसका असली उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी पूछा रहेगा मिश्र भिन्न में निकाल सकते हैं, सिंपल भिन्न में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको करिए जरा। यहाँ पर दिया गया वृत्ति ग्राफ एक मध्य वर्गीय परिवार के मासिक बजट को केंद्र कोण के रूप में दर्शाता है। वृत्ति ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मनोरंजन पर कितना है, 48 डिग्री, अन्य पर 39, भोजन पर 64, किराया पर 55, शिक्षा पर 58, स्वास्थ्य पर 54 और ईंधन पर यहाँ पर 42 डिग्री है। और टोटल कितने डिग्री का कोण बनेंगे, 360 डिग्री का कोण बनेंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यदि एक महीने के दौरान भोजन और शिक्षा, किसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, भोजन और शिक्षा पर व्यय की गई राशि 15,000 है तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी। अच्छा, भोजन और शिक्षा की बात करें अगर हम, भोजन और शिक्षा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 6 6 12, यानी यहाँ पर 122 डिग्री हो जाएगा। 122 डिग्री, 122 डिग्री का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना, 15,000। ठीक है, तो ये पूछा गया कुल लगभग कितनी राशि थी, तो यहाँ पर 360 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15,000 बटे 122 गुणे 360 डिग्री। ठीक है, अब इसी को हल करना है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भाई, पहले गुना करिए, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ से 4 जीरो लिख दीजिए ऊपर, और 15 का छक्का 90, हासिल का 9, 15 3 45, 45 9 9 5 14, 54 हो जाएगा। यहाँ पर 54 भाग कर देना है 122 से, 122 से भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग यहाँ पर जाएगा, तो लगभग यहाँ पर 4 बार में तो जेबा करेगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, तो शुरुआत 4 से होगा, ये 3 वाले ऑप्शन पे कट जाएंगे, तो यहाँ से 2 बचेगा, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, 5 बचेगा, 1 जीरो यहाँ पर उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा बताइए, तो अब कितनी बार जाएगा, तो अभी भी यहाँ पर 5 बार करेंगे। अगर 5 बार करते हैं अगर दोस्तों, देख लीजिए, अगर 5 बार जाता है तो 12 5 60, लगभग 600 के आसपास चल जाएगा। तो 4 बार ही जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और 11 में से 8 गया तो 3। ठीक है, यानी 32 बचेगा। तो शुरुआत दोस्तों 44 से होगा, एक ही ऑप्शन में शुरुआत 44 से हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए सर, कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे चला जाए तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर और भुजाओं के बीच सभी कोण 90 डिग्री हो उसे कहा जाता है। तो सर क्या कहते हैं, क्या उसे वर्ग कहते हैं, समचतुर्भुज, आयत या फिर समलंब चतुर्भुज कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको, बताइए। आयत कहते हैं भाई। इसमें बोला गया कि वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हों। भुजा भी क्या होना चाहिए, तो भुजा यहाँ पर दोस्तों बराबर होनी चाहिए। भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो किसकी भुजा बराबर होती है, एक वर्ग की। वर्ग का भुजा बराबर होता है। अब कोण भी कितने के बनते हैं यहाँ पर, 90 डिग्री के कोण भी यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण भी यहाँ पर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बने होगा, इसका उत्तर वर्ग होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों, और इसको यहाँ पर पहले मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आप लोग उसका जवाब दीजिए। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर, x पर पावर a बटे x पर पावर b। ठीक है, x पावर a बटे x पर पावर b, उसके बाद कोष्टक है, और कोष्टक के बाद ऊपर क्या है, पावर इसके होल पावर c है। ठीक है, इनटू फिर यहाँ पर x पे पावर b और x पे पावर c होल पावर a है, इनटू x पे पावर c और x पे पावर a होल पावर b है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, चीज़ों को समझिए। घातांक एवं करड़े का यह रूल होता है दोस्तों। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x पर पावर a माइनस का b लिख सकते हैं। ठीक है, x पावर a माइनस का b, और इस पे घात क्या है, c है। फिर उसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं x पे पावर b माइनस का c, और इस पे घात क्या है, तो a है। ठीक है, इनटू इसको लिख सकते हैं x पे घात c माइनस a, और इस पे घात क्या है, तो b है। क्लियर है? अच्छा, आगे ये c का गुना करेंगे तो x पे हर क्या है, आधार क्या इसका बराबर है। आधार क्या है, बराबर है। सभी का आधार x है, तो घात जुटेगा, तो गुना करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पर घात ac माइनस bc प्लस ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab। अब यहाँ से देखिए आप लोग, AB माइनस है, AB प्लस है, BC माइनस है, BC प्लस है, और AC माइनस है, AC प्लस है। यानी सभी कट गए, तो x पर घात कितना हो गया, 0। और x पर घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको बनाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों, जल्दी से बनाइए। देखिए इसमें करना क्या है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहले ये ग्राफ आप लोग पढ़ लिए भाई, पढ़िए पहले। यहाँ पर बोला गया कि सरकार को कुल आय का लगभग 15% भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, जोड़े देना है। इन सभी को जोड़े देना है और 15% का मान निकाल देना है। सभी को जोड़कर 15% का मान निकाल देना है। यहाँ पर 15% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लगभग में आ जाएगा। तो लगभग में क्या आएगा, वही आपको निकालना है। देखिए जितना जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर जितना भी आएगा, ठीक है, उसका क्या करना है, 15% मान निकाल देना है। तो इसका 15% यानी 15/100 निकालेंगे। जो आएगा इनमें से कोई एक न एक आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरा बताएंगे कमेंट करके क्या आएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं भाई आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इसको बनाइए जल्दी से। इस सवाल को बनाइए भाई, इस सवाल को जल्दी से आप लोग लगाएंगे।
तो देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है पहले नंबर कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है? तो सर शेषफल यहाँ पर 3 बचता है। तो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको 12, 18, 21 और 28 का निकाल देना है एलसीएम। क्या निकाल देना है? इसका निकाल देंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 252। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 252 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, निकाल के चेक कर सकते हैं, 252 इसका एलसीएम आएगा। अब आपको क्या करना है, तो आपसे यही पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो देखिए भाई, शेषफल 3 बचाना है। ओके, शेषफल क्या बचाना है? 3 बचाना है। किस में भाग करना है? तो 12, 25 में भाग करना है। किससे? 18, 12, 21, 28 से। तो यहाँ पर इस कैल्शियम से भाग करेंगे तब पर भी शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 200 यहाँ पर 52 से आप क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 252 से अगर भाग करेंगे, 252 से अगर भाग करेंगे दोस्तों तो 4 बार भाग जाएगा। 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा और 4, 5, 20 की 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 2, 10, 1008 आएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे 15 में से 8 तो 7 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 217 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच का गैप क्या है? तो इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा? यहाँ पर घटाइए, 12 में से 7 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यानी 35 का गैप है। अगर ये 35 इसमें होता तो यह एक बार भाग और चला जाता, लेकिन हमें भाग पूरा नहीं जाना है तो 3 शेष बचाना है। तो आप क्या करेंगे? इसमें 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 35 प्लस 38, अगर आप इसमें 38 को जोड़ देते तो वह आप भाग देते तो हर एक दशा में 12, 18, 21 और 28 से भाग देते तो यहाँ पर 3 शेष बचता। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है इसे जोड़ना है? तो 38 को जोड़ना है। ठीक है, 38 को जोड़ना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसको आप लोग बनाइए जल्दी से। देखिए, पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है। यदि वह प्रति वर्ष 1,80,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, उसकी मासिक आय बताना है। ठीक है, उसकी मासिक आय मान लेते हैं, उसकी मासिक आय X रुपए है। तो इसमें 36% खर्च कर देता है तो बचाया कितना यहाँ पर? बताइए, 64%। तो 64 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। फिर शेष का 25% कपड़ा पर तो बचाया कितना? 75%। 75 बट्टे 100 और शेष राशि का आधी राशि रकम वो हर महीने बचा लेता है, यानी इसका जो है आधा रकम बचा लेता है, आधा बचाता है तो आधा यहाँ पर, ठीक है, बचा लेता है यहाँ पर आधा। और लेकिन वही बचत की बात करें, एक साल में 1,80,000 बचाता है तो ये एक महीना में कितना बचाएगा? 1,80,000, 1,80,000 बटे 12 कर देना है। ठीक है, 1,80,000 बटे 12 कर देंगे तो एक महीने की वह हो जाएगी बचत। क्लियर? यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए आप काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 छक 18, ठीक है, और 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 4 जीरो यहाँ पर आएगा करेगा, 4 जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर चलिए इसको काटेंगे अगर आप तो 32 दूना 64 होता है, 32 बार में यहाँ भी कट जाएगा, 32 बार में यहाँ भी कट जाएगा। अच्छा, अभी आप 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ठीक है, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16,
4 बचेगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 2 जीरो, यानी आपको क्या करना है, 2500 में 25 का गुना करना है तो 625 हो जाएगा, 625 और 2 जीरो, तो 625 डबल जीरो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला प्रश्न, हाँ जी देखेंगे इस सवाल को। इसमें क्या बताना है यहाँ पर दिए गए आंकड़ों में यक्स एक शर्ट का साइज है, यक्स क्या है, एक शर्ट का साइज है और यह प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है। किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है, यानी किस साइज का शर्ट सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। देखिए सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला कौन है इसमें, प्रतिदिन यहाँ पर 120 शर्ट बिक रहा है, किस साइज का है, 28 साइज का, तो 28 साइज का बिक्री का मांग ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है, लगाइए। एक टंकी में 3 पाइप ABC हैं, ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ए भर सकता है 4 घंटे में और बी भर सकता है 3 घंटे में। आगे क्या बोला गया, सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा सी भी इसमें लगा हुआ है जो कि खाली करने के लिए, तो टोटल यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे, टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12। अब बोला गया कि यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी, कितना समय लगेगा भरने में, यही आपसे पूछा गया। भाई 12 लीटर की टंकी है, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 4 3 सॉरी दोस्तों यहाँ पर 6 आएगा ना, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी 6 आएगी, ठीक है माफ कीजिएगा 6 आएगा, तो 4 3 7 की क्षमता से भरा जाएगा और 6 की क्षमता से खाली करेगा। तो यहाँ पर हर 1 घंटे में 1 ही लीटर भर पाएगा, तो 12 लीटर भरने में कितना घंटा लग जाएगा, यहाँ पर 12/1 यानी 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो 12 घंटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये सब बातें हो गई दोस्तों। 28 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा 28 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक बात और आपको बता देते हैं, पीडीएफ की बात करें अगर दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, रोजगार विथ प्रमोद जो है, रोजगार विथ प्रमोद, यही आपका यूट्यूब चैनल भी है और यही आपका टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़िए, सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पर बंद करते हैं, अब हम लोग फिर कल शुरू करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।